तो चलिए आज हम देखते हैं कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप क्या होता है। मान लो यहाँ पे एक ग्राफ बना है, इधर एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, इसका कोऑर्डिनेट यहाँ पे है 0 0। अगर हम इधर जाते हैं तो ये है एक्स एक्सिस का पॉजिटिव, यानी कि इधर का जो है एक्स एक्सिस पे धनात्मक लाइन इधर की तरफ है, इधर की तरफ वाई एक्सिस का धनात्मक है। अगर आप नीचे जाएंगे तो निगेटिव टर्म्स ऑफ वाई एक्सिस आएगा, और अगर आप इधर आते हैं तो निगेटिव एक्सिस ऑफ एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे मान लो आर डिस्टेंस है, ये आर डिस्टेंस है। आर डिस्टेंस पर यहाँ पे एक Q2 चार्ज है और यहाँ पे एक Q1 चार्ज है। इस पे इधर की तरफ फोर्स लग रहा है F21, यानी कि ये Q2 चार्ज है तो इस पे F2 लगेगा फोर्स, और इधर की तरफ जो फोर्स लगेगा F12। तो यहाँ पे F12 इक्वल टू माइनस F21, यानी कि दोनों के बीच एक प्रतिकर्षण बल कार्य कर रहा है, फोर्स ऑफ रिपल्सन। तो यहाँ से एक क्वेश्चन होगा, F बराबर Q1 Q2 अपान, पहले तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R क्यूब, और फिर यहाँ पे होगा एक वेक्टर का साइन होता है इस तरह से। तो यहाँ पे आप इसको इस तरह से बना लीजिए, यही होता है इसका वेक्टर स्वरूप। ठीक है, इसको बना लो। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, जैसे हम ये जानते हैं कि के का मान कितना होता था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यह के का मान। तो इसको हम F बराबर के Q1 Q2 अपान R क्यूब और इंटू R का एफ, R का वेक्टर, ये है R के ऊपर। अगर इस तरह से कोई भी लिखा हो, जैसे R इस तरह से अगर तीर बना हो तो इसको हम वेक्टर बोलते हैं। और एक होता है R का एफ, R का एफ इक्वल टू मॉड ऑफ R अपान R, इसको भी लिख सकते हो। यह है वेक्टर R यहाँ पे। यहाँ से R का एफ क्या हो जाएगा, अगर हम देखें ये R का एफ एकांक सदिश को बोला जाता है, यूनिट वेक्टर। इसको इंग्लिश में बोलते हैं यूनिट वेक्टर। ठीक है, इसको उतार लो। ये वाला समझ में आया नहीं? यहाँ पे ये बल इधर की तरफ कार्य करेगा और ठीक इसके अपोजिट में ए फोर्स कार्य करेगा, इसलिए ए निगेटिव साइन होगा। ये दोनों बल एक ही तरफ कार्य नहीं करेंगे, ए इधर भागेगा तो ए इधर भागेगा, इसलिए F21 यानी कि जो Q1 चार्ज होगा उसका फोर्स इधर लगेगा। देखो इधर जो यहाँ पे Q1 चार्ज है उस पर इधर की तरफ फोर्स लगेगा, इसका इस चार्ज का फोर्स इधर, इस चार्ज का फोर्स इधर, तो इसलिए F12 इधर की तरफ, F21 इधर की तरफ, इसलिए यहाँ से ये हो जाएगा F12 इक्वल टू माइनस F21। ठीक है, यहाँ तक हो गया नोट, इसके बाद आगे लिखो। देखो यहाँ पे कूलाम के नियम से संबंधित प्रमुख तथ्य हैं, इनको चलिए हम देखते हैं। तो कूलाम का नियम नाभिकीय दूरी के लिए लागू नहीं होता। कूलाम का नियम नाभिकीय दूरी के लिए इसलिए लागू नहीं होता क्योंकि नाभिक की दूरी बहुत छोटी होती है, और कूलाम का नियम जो होता है वो जब कोई भी दूरी 10⁻⁻15 से मीटर से अधिक हो। ठीक है, अगर कोई भी दूरी 10⁻⁻15 से अधिक होगी तभी कूलाम का नियम लागू होगा। अगर दूरी इससे कम है, इफ डिस्टेंस इज लेस देन 10⁻⁻15 मीटर, देन कूलाम लॉ इज नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, यहाँ पर अगर कोई भी दूरी 10⁻⁻15 मीटर से कम होगी तो वहाँ पे कूलाम का नियम लागू नहीं होगा, वहाँ पे और कोई नियम लागू होगा।
तो यहाँ पे आप लोग लिखेंगे यहाँ से यदि r इज लेस देन 10 के पावर -50 मीटर, ठीक है, तो यहाँ पे कूलाम का नियम लागू नहीं होगा। ये दिख रहा है कि नहीं इसमें? और फिर लिखो यदि, ठीक है, यहाँ पर हम अभी इसको बताते हैं इधर। तो यहाँ पे दूसरा नियम है, दूसरा है, यह बिंदु आवेश के लिए लागू होता है, बड़े गोलीय आवेश के लिए लागू नहीं होता। तो कूलाम का नियम जो है एक पॉइंट चार्ज के लिए होता है। कूलाम्स लॉ इज एप्लीकेबल ऑन पॉइंट चार्ज नॉट अ बिग चार्ज, ठीक है। तो कूलाम का नियम जो होता है एक छोटे चार्ज के लिए होता है, बिंदु आवेश के लिए, न कि ये बड़े आवेश के लिए होता है। तो यहाँ पे तीसरा नियम है, कूलाम बल एक संरक्षी बल होता है, एक संरक्षी बल होता है, आवेश के मिलाने वाली लाइन के अनुदिश कार्य करता है। तो अनुदिश मतलब होता है उसी दिशा में। तो यहाँ पे जो आवेश की लाइन जो मिलाने वाली लाइन होती है, एक कूलाम का बल जो होता है उन्हीं दो आवेशों के बीच कार्य करता है। तो यहाँ तक बना लो, इसके बाद हम आपको समझाते हैं ये क्या होता है आर डिस्टेंस, ठीक है। ये पूरा हो गया है। यहाँ से चलिए हम देखते हैं। मान लो यहाँ पे एक Q1 चार्ज है और आर डिस्टेंस पर एक Q2 चार्ज है। तो कूलाम का नियम कैसे लागू होता है? कूलाम का नियम तब लागू होगा जब ये जो यहाँ पे आर डिस्टेंस है, आर इज ग्रेटर देन 10 के पावर -15 मीटर। इफ, यहाँ पे लिखो, इफ आर इज ग्रेटर देन 10 के पावर -50 मीटर देन कूलाम लॉ इज एप्लीकेबल ऑन दिस कंडीशन। और एक तो पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट यहाँ पे होगा, इफ आर इज लेस देन 10 के पावर -50 मीटर देन कूलाम लॉ इज नॉट एप्लीकेबल फॉर दिस कंडीशन, ठीक है। अगर ऐसी स्थिति है, क्या हमने पॉइंट लिखवाया था, कूलाम लॉ नाभिक में लागू नहीं होता ना, क्योंकि नाभिक की दूरी बहुत ही छोटी होती है। ये 10 के पावर -15 मीटर, इसको एक फर्मी बोला जाता है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10 के पावर -15 मीटर इक्वल टू 1 फर्मी, ठीक है। यहाँ से इसको आप लिख सकते हो। तो जो नाभिक की दूरी बहुत छोटी होती है, तो वहाँ पे एक कूलाम का नियम लागू नहीं करेगा। कूलाम का नियम लागू होने के लिए दूरी क्या होनी चाहिए, 10 के पावर -50 मीटर से अधिक होनी चाहिए, ठीक है। ये समझ में आ नहीं है? तो आप लोग इसको चाहो तो इस तरह से बना सकते हो। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। 10 के पावर -50 रहेगा। ये देखो, इससे अधिक होना चाहिए। अगर इतना भी है तब भी नहीं होगा। अगर दूरी इतना है 10 के पावर -50 मीटर, तो कूलाम लॉ एप्लीकेबल नहीं है, उससे अधिक होना चाहिए ना। अगर किसी भी एग्जाम का कट ऑफ जाता है कि 90 नंबर से ऊपर पाने वाले पास, तो ये होता है ना कि 90 नंबर पाने वाले फेल होंगे। तो यही यहाँ भी होगा कि अगर 10 के पावर -50 मीटर है तो यहाँ पे कूलाम का नियम लागू नहीं होगा। अगर इससे अधिक है, जस्ट इससे अधिक है, यानी कि 10 के पावर -40, ये देखो यहाँ पे बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं इसी में कि 10 के पावर -15 बड़ा है या 10 के पावर -14। तो कौन सा बड़ा होगा? 10 के पावर -14 बड़ा होगा। और ये भी रहेगा 10 के पावर -16। बहुत लोग यही टिक करके चले जाएंगे। तो ये छोटा है, सबसे छोटा इसमें, इससे भी छोटा, इससे भी छोटा, इससे भी छोटा। ये जो 10 के पावर -16 है, ये 10 के पावर -15 या 10 के पावर -14 से छोटा है। तो बताओ ये 10 के पावर -15 से छोटा कौन सा होगा? 10 के पावर -14। जैसे माइनस में जो साइन होती है, यहाँ से देख लो, यहाँ थोड़ा मैथ पढ़ लो। ये 0 हुआ, 0 के बाद +1 होता है, +2, +3, इस तरह से +4, ऐसे ऐसे करके चला जाता है। और इससे जस्ट 0 से छोटा जो नंबर होता है -1, -2, -3, इस तरह से होता है। तो हम अगर यहाँ पे कहें ये -100 बड़ा है, या फिर 0 या फिर 1,
या फिर 3? इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? सबसे बड़ी संख्या है 3, न कि -100, न कि 0। और सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? -100। तो ये माइनस का खेल होता है यहाँ पे। ये सब बेसिक नॉलेज है, ये सब आपको आना चाहिए। तो यहाँ सबसे, इसमें अगर देखा जाए सबसे बड़ी संख्या कौन होगी? 10⁻⁻40। अगर यहीं पे ये हो गया 10⁻⁻3, तो अब कौन सा बड़ा होगा? 10⁻⁻3 बड़ा होगा। और अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए ना कि इसमें से मान लो ये 4 ऑप्शन हो गए, ए हो गया, ये 10⁻⁻4, और फिर हो गया 3, 2, बी मान लो इसको 10⁻⁻8, सी 10⁻⁻16, डी 10⁻⁻2। अब इसमें बताओ ए बी सी ऑप्शन में सबसे बड़ी संख्या कौन है? बताओ। 10⁻⁻2 ये बड़ी है, इससे जस्ट छोटी है 10⁻⁻4, इससे जस्ट छोटी 10⁻⁻4, 10⁻⁻4 से जस्ट छोटी संख्या 10⁻⁻8, 10⁻8 में से जस्ट छोटी हो जाएगी 10⁻⁻16। तो ये समझ में आया? चलो आगे इसके बाद देखते हैं। तो पहले देखो कि गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, क्योंकि इसमें जो कूलाम का नियम, कूलाम के बीच जो बल कार्य करता है और गुरुत्वाकर्षण बल जो कार्य करता है उसी के बीच थोड़ा सा रिलेशन है। तो यहाँ पे आपको ये जानना जरूरी होगा कि गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। इसको थोड़ा चलो हम बताते हैं। हाँ, बस थोड़ा सा पढ़ना है इसमें, क्योंकि एक गुरुत्वाकर्षण एक चैप्टर है, क्लास 11th में होगा, तो उसमें आप लोग पढ़े होंगे ग्रेविटेशनल फोर्स। ये मैकेनिक्स का टॉपिक है। फिजिक्स में जो मैकेनिक्स होता है पहले इंटर 11th में है चैप्टर। तो एक गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? मान लो यहाँ पे एक पिंड है m1, ठीक है, यहाँ पे मान लो m1 इसे मान लो, m2 इसे मान लो, और ये r डिस्टेंस पे है, यहाँ से इसके बीच की दूरी है r। तो ब्रह्मांड में किन्हीं दो पिंडों के बीच कार्य करने वाला जो आकर्षण बल होता है उसी को हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। आकर्षण बल क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण बल, जैसे मान लो ये हमारे पास मार्कर है, अभी हम इसको ऐसे छोड़ देंगे तो नीचे गिर जाएगा, यही है गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है। कोई भी वस्तु नीचे क्यों गिरती है? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, ग्रेविटेशनल फोर्स। और पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसपे गुरुत्वाकर्षण बल पाया जाता है, बहुत ज़्यादा पाया जाता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो फोर्स एक्टिंग, जैसे इसकी अगर डिफिनीशन लिखोगे तो यही होगा, किन्हीं भी दो पिंडों के मध्य कार्य करने वाला जो आकर्षण बल होता है उसी को हम क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल। अट्रैक्टिव फोर्स एक्टिंग ऑन टू बॉडी इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। किन्हीं भी दो पिंडों के मध्य कार्य करने वाला आकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। जैसे मान लो यहाँ पे एक हमारे पास ये डस्टर है, ठीक है, मान लो एक पिंड ये हो गया और एक पिंड क्या हो गई? पृथ्वी हो गई। तो हम इसको जब इस तरह से फ्री छोड़ देंगे इस तरह से, तो ये गिर जाएगा, नीचे गिरेगा ना। मान लो यहाँ से हमने ऐसे इसको छोड़ दिया, जमीन पे गिर गया, तो जमीन क्या हो गई? दूसरा पिंड, ठीक है। मान लो यहाँ पे ये क्या है? अर्थ है, मान लो पृथ्वी क्या है? गोल है। और मान लो ये हमारे पास एक डस्टर है, हमने इसको फ्री छोड़ दिया यहाँ पे, तो यहाँ पे गिर जाएगी ना, गिरने के बाद ऐसे हो जाएगा। तो मान लो इसको हम m1 मान लें, पृथ्वी क्या मान लें? m2। तो इसके बीच जो बल कार्य करेगा, बल कार्य किया तभी तो गिरा। जो चंद्रमा होता है वहाँ पर 1.6 ग्रेविटेशनल फोर्स कार्य करता है। यदि आपका वेट यहाँ पे 60 किलो है तो चंद्रमा पे जाओगे तो आप 10 किलो का वजन हो जाएगा, उस पर हल्का फुल्का कार्य करता है। मान लो आपका वजन यहाँ पे 60 किलो है, तो 1/6 60 का करो, 1/6 = 10 kg। यदि आप यहाँ पृथ्वी पर 60 किलो के हैं तो चंद्रमा पे आपका वजन हो जाएगा 10 किलोग्राम, ठीक है। तो ये गुरुत्वाकर्षण बल समझ में आया। अट्रैक्टिव फोर्स एक्टिंग ऑन टू बॉडी इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। और यहाँ पे जो बल कार्य करता है उसका एक फार्मूला होता है, यह बराबर G m1 m2
अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, यह गुरुत्वाकर्षण बल का फार्मूला होता है। जी क्या होता है? ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है, सार्वत्रिक नियतांक इसको हिंदी में बोला जाए। इसका मान होता है 6 जी का मान लिख लो, कैपिटल जी बराबर 6.67 गुणे 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। ये दिख रहा है नहीं इसमें? एक कैपिटल जी होता है, एक होता है स्मॉल जी। ये क्या है? यूनिवर्सल कांस्टेंट है, इसका मान सभी जगह सेम रहेगा। और जो स्मॉल जी होता है 9.8, ठीक है, 9.8 सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहाँ से कैपिटल जी हो गया 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। और स्मॉल जी का ये मान है, तो इसको आप लोग लिख लो। ये क्या है? यूनिवर्सल कांस्टेंट। आप जहाँ कहीं भी जाएंगे पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, नॉर्थ पोल, साउथ पोल पे आप जाएंगे तो जी का मान वही रहेगा, न कि ये जो स्मॉल जी है ये वेरिएबल है। जो वेरिएबल होता है उसका नाम जल्दी कुछ रखा नहीं जाता। ठीक है, तो इसको स्मॉल जी और कैपिटल जी के नाम से जानते हैं। कैपिटल जी क्या है? यूनिवर्सल कांस्टेंट है, इसका मान सभी जगह एक निश्चित होता है। और ये क्या है? स्मॉल जी ये अनिश्चित होता है। ठीक है, जब न्यूमेरिकल आप लोग लगाएंगे इसमें, जो मैकेनिक्स का चैप्टर है ग्रेविटेशनल फोर्स, तो उसमें इसका मान आता है और ये भी आता है। यहाँ पे न्यूमेरिकल इसमें कैसे बनेंगे? ये आर डिस्टेंस दे देगा, मान लो 10-20 मीटर दे देगा। M1 मान लो 10 kg, M2 बराबर 20 kg। जी का मान आप लोग जानते हैं, या फिर आप निकाल लेंगे। कहो तो एक न्यूमेरिकल बता दे इस पर। ठीक है, तो इसको मिटा दे हम। तो इसमें बस ज़्यादा कुछ नहीं है। ग्रेविटेशनल फोर्स जब आप लोग पढ़े होंगे 11th में, मैकेनिक्स का चैप्टर है, तो उसमें आपको इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन करने को मिलते होंगे। तो मान लो जी का मान तो जानते ही हो, M1 बराबर 5 kg, M2 बराबर 10 kg मान लो, R बराबर हो गया 10 मीटर। तो यहाँ से हमको F का मान निकालना होगा। तो हम फार्मूला जानते हैं, F बराबर G M1 M2 अपॉन R²। तो F बराबर जी क्या होता है? 6.67 इंटू 10⁻⁻11। जी M1 कितना है? 5, M2 कितना है? 10 अपान R² था ना, 10⁻²। R क्या है? 10 मीटर, और ये 10⁻² हो जाएगा। तो यहाँ से कैलकुलेट जब आप लोग करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे पहले। मान लो ये यहाँ पे एक इससे कट जाएगा ना, और ये ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? 6.67 इंटू 10⁻⁻11 इंटू 10⁻⁻1। यहाँ पे एक 10 ऊपर चला गया, मान लो यहाँ पे एक 10 था, एक तो इससे कट गया। ठीक है, नहीं ये बताओ, ये यहाँ पे 100 था, 100 10 से कटा तो एक 10 तो बचेगा ही। एक 10 जब ऊपर जाएगा तो इसके इन्वर्स हो जाता है। ठीक है, इसके पावर -1, और फिर यहाँ से 5, और नीचे तो कुछ नहीं बचा। आप तो इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दो। 7 5 जा 35, कैरी कितना होगा? 3, और 7 6 जा होता है 33, 30 + 3 33, कैरी होगा 3, 7 5 जा ये होगा 33.35, और 10 के इंटू 10 के पावर। अब देखो सेम साइन है, हाँ, जैसे हमने माइनस यहाँ पे बताया है बेसिक में जब हम पढ़ाते थे, तो वहाँ पे अगर दो साइन माइनस में है तो इनको हम जोड़ देते हैं, -12 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? -12। ठीक है, अब देखो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं? 3.335 इंटू 10 के पावर -11। ये समझ में आएगी नहीं? इतना न्यूटन का फोर्स लगेगा इन दो पिंडों के मध्य। ठीक है, तो ये जो दो बॉडी थी M1 M2, उनके बीच कितना फोर्स लगेगा? 3.335 इंटू 10 के पावर -11 न्यूटन। ये बताओ, ये समझ में आया कि क्यों ये हो गया? हाँ,
तो यहाँ पे 33 था, तो एक दशमलव जब इधर जाएगा तो एक का इधर से पावर एक कम होगी, क्योंकि 10 का इसमें भाग कर दिया जाता है। तो हाँ प्लस 12 होता तो 13 हो हाँ जाता तब 13 हो जाता। यहाँ पे देखो, अगर ये इसमें से 10 के पावर -12 बड़ा है या 10 के पावर -11, बताओ। 10 के पावर -11, ठीक है। यहाँ तक आप इसको नोट कर लो, इसके बाद हम इसके बीच रिलेशन बताते हैं कूलाम के नियम और गुरुत्वाकर्षण।